जय हिंद। मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे इंडियन स्टेट मशीनरी मतलब भारतीय राज्यतंत्र पार्ट 1। आपको बता दूं मैं इसके दो पार्ट लेके आऊंगा, जिसके तहत मैं आपकी पूरी इंडियन पॉलिटी कवर कर लूंगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही आपको बता दूं ये आपके पैट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग नीति आयोग। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपके ऑप्शन है, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यह एक संवैधानिक निकाय है। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, यह एक सांविधिक निकाय है। ऑप्शन 3 आपका है इसमें, इट इज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यह ना तो संवैधानिक निकाय है ना ही सांविधिक निकाय है। और आपको चौथा ऑप्शन इसमें है, इट इज ए थिंक टैंक, यह एक चिंतन कोश है। तो आपको इन चारों में से बताना है कि कौन से सही है नीति आयोग के लिए। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए आपका है पहला और चौथा ऑप्शन सही है आपका। ऑप्शन बी है 2, 2 और 4। ऑप्शन 3 आपका 3, 4। ऑप्शन डी आपका है 2, 3, 4। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी 3 और 4। मतलब इट इज नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यह ना तो संवैधानिक निकाय है ना ही सांविधिक निकाय है, यह एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक आपको बता दें, नीति आयोग कोई इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक थिंक टैंक है। मतलब नीति आयोग को इंडिया का थिंक टैंक आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक ऑर्डर एज अ मैन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। संविधान में एक मत के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसमें आती है। तो आपके ऑप्शन है, इन यूनियन लिस्ट मतलब संघीय सूची में, इन स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची में, इन दी कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची में, इन दी रेसिडुअरी पावर्स में मतलब अवस्थित शक्तियों में। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, इन दी स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची में आता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टर्म ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज, राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। तो आपका ऑप्शन है 4 ईयर्स, 5 ईयर्स या 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। मतलब 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या नॉट प्रिस्क्राइब मतलब निर्धारित नहीं है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, नॉट प्रिस्क्राइब मतलब निर्धारित नहीं है। तो आपको बता दें, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होते हैं उनकी कोई भी एज निर्धारित नहीं होती है, यह हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन दी लोकसभा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। इन चारों में से महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब सदन का शस्त्र निम्नांकित में से किसके द्वारा आहूत किया जाता है। मतलब आपको बताना है कि पार्लियामेंट जो सेशन है, पहला सेशन है, वो किसके द्वारा बुलाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। मतलब लोकसभा का स्पीकर व राज्यसभा का सभापति। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। जी हाँ, जो पार्लियामेंट का सदन होता है, अब जो होता है ना सेशन होता है, वो प्रेसिडेंट द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स डज द प्रेसिडेंट हैव विद रिस्पेक्ट टू द लोकसभा। लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है। तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। टू कॉल ए मीटिंग मतलब बैठक बुलाना, टू एडजर्न इंडेफिनेटली मतलब अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, टू प्रोरोगेशन मतलब सत्रावसान, या टू डिसॉल्व मतलब भंग करना। तो आपको इन चारों में से बताना है कौन से सही हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं 1 और 4,
ऑप्शन बी आपका है 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी आपका है 1, 3 एंड 4, ऑप्शन डी आपका है 1, 2, 3 एंड 4। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4, मतलब पहला और तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है प्रेजेंट के लिए। मतलब वह मीटिंग को बुलाते हैं, बैठक को बुलाते हैं, और साथ ही वह प्रोपोगेशन करते हैं, मतलब छात्र भाषण करते हैं, और साथ ही वह कोई भी मतलब लोकसभा है उसे भंग भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इज एम्बेडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किस में अंतर्निहित है? तो आपका ऑप्शन है राइट टू लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता का अधिकार, या ऑप्शन डी आपका है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ लॉ कम्स अंडर विच लिस्ट, मतलब विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है? तो आपके ऑप्शंस है फेडरल सूची, मतलब संघीय सूची, स्टेट सूची, स्टेट लिस्ट, मतलब राज्य सूची, कंकरेंट लिस्ट, मतलब समवर्ती सूची, या रेसिडुअरी पावर्स, मतलब अवस्थित शक्तियां। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी कंकरेंट लिस्ट, मतलब समवर्ती सूची के अंदर आता है एजुकेशन। आपका जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची के अंदर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The power of the Supreme Court of India to decide a dispute between two or more states comes under which jurisdiction, मतलब दो या अधिक राज्यों के बीच के विवाद पर निर्णय लेने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिकता के अंतर्गत आती है? तो आपके ऑप्शन है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, मतलब परामर्शदायी अधिकारिकता, एप्लीएट ज्यूरिडिक्शन, मतलब अपीली अधिकारिकता, या फंडामेंटल ज्यूरिडिक्शन, मतलब मौलिक अधिकारिकता, या ऑप्शन डी आपका है रिट ज्यूरिडिक्शन, मतलब रिट अधिकारिकता। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी फंडामेंटल ज्यूरिडिक्शन, मतलब मौलिक अधिकारिकता। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होता है, अगर कोई दो स्टेट या ज़्यादा स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, मतलब कोई वाद विवाद हो जाता है कि अब किसी पे विवाद हो जाता है, तो वो फंडामेंटल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स ओथ, मतलब भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है। तो आपके ऑप्शन है टू अपहोल्ड दी सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारत की सब प्रभुसत्ता और अखंडता को बनाए रखने की। ऑप्शन बी आपका है इंटीग्रिटी एंड फेथ इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के संविधान में सत्यनिष्ठा और विश्वास की। ऑप्शन सी आपका है टू अपहोल्ड दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ द कंट्री, मतलब देश के संविधान और कानून को बनाए रखने की। या ऑप्शन डी आपका है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज ऑफ द कंट्री, मतलब देश के संविधान और कानून को सुरक्षित एवं प्रतिरक्षित करने की। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज ऑफ द कंट्री, मतलब देश के संविधान और कानून को सुरक्षित एवं प्रतिरक्षित करने की प्रेसिडेंट की ओथ के अंदर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Constitutionally, the registration and recognition of political parties is performed by which of the following, मतलब संवैधानिक रूप से राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता का कार्य निष्पादन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस है बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स, मतलब संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा, बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, बाय द इलेक्शन
डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब राज्य सरकार के निर्वाचन विभाग द्वारा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा आर, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ऑप्शंस आपके हैं। ऑप्शन ए आपका है सरपंच, उप सरपंच एंड ऑल इलेक्टेड पंचेस, मतलब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं आपके सरपंच, उप सरपंच एवं सभी निर्वाचित पंच। ऑप्शन बी आपका है सरपंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं एंड विलेज लेवल वर्कर, मतलब सरपंच, उप सरपंच एवं ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता। ऑप्शन सी आपके हैं सरपंच, ग्राम सेवक एंड इलेक्टेड पंच, मतलब सरपंच, ग्राम सेवक एवं निर्वाचित पंच। ऑप्शन डी आपका है रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाता। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रपति है, तो आपका ऑप्शन है हेड ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य का मुखिया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सरकार का मुखिया, हेड ऑफ द बोथ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, मतलब राज्य तथा सरकार दोनों का मुखिया, या नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, हेड ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य का मुखिया। यहाँ हेड ऑफ द स्टेट मतलब ये नहीं कि आप किसी राज्य का मतलब ले, ये यहाँ राज्य का मतलब है पूरे भारत का, इंडिया का। तो आप जानते हैं प्रेसिडेंट पूरे इंडिया का मुखिया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट इन विच नेचुरल जस्टिस इज इम्प्लिसिट, मतलब नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, उस कथन को पहचानिए जिसमें प्राकृतिक न्याय निहित है। तो आपके ऑप्शन हैं ए, ऑप्शन ए आपका है कोर्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन बी आपका है जस्टिस डिले इज इक्वल टू द डिनाइल ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय में देरी से वंचित रखने से के समान है, मतलब न्याय में देरी न्याय से वंचित रखने के समान है। ऑप्शन सी आपका है नेचुरल जस्टिस इज एन इंटीग्रल राइट ऑफ अ सिटीजन, मतलब प्राकृतिक न्याय एक नागरिक का अभिन्न अधिकार है। ऑप्शन डी आपका है गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब सुने जाने का उचित अवसर दिया जाए। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुने जाने का उचित अवसर दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट विल, मतलब निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के इच्छा पद पर रहता है। तो आपके ऑप्शन है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मतलब मुख्य निर्वाचित अधिकारी, कंट्रोलर और एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ऑप्शन सी आपका है चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। ऑप्शन डी आपका है गवर्नर ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य का राज्यपाल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, गवर्नर ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य का राज्यपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र के गणतांत्रिक स्वरूप को दर्शाता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आपका है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लिखित संविधान। ऑप्शन बी आपका है डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू लोकल बॉडीज, मतलब स्थानीय निकायों को शक्तियों का स्थानांतरण। ऑप्शन सी आपका है नो रिलीजन ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं। ऑप्शन डी आपका है इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब चयनित राष्ट्रपति तथा सीधे या परोक्ष रूप से चयनित संसाधन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम कहते हैं चयनित राष्ट्रपति तथा सीधे या परोक्ष रूप से चयनित सांसद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 प्रोवाइड्स, मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रावधान करता है। आपके ऑप्शंस हैं रेसिपेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑल पब्लिक अथॉरिटीज टू एनी पर्सन, मतलब किसी भी व्यक्ति को सभी लोक अधिकारियों द्वारा
सभी प्रकार की सूचनाओं की प्राप्ति, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड एप्लीएट ट्रिब्यूनल्स एट दी सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब केंद्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर सूचना आयोग की अपीलीय अधिकरण के रूप में स्थापना। ऑप्शन डी आपका है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अमंग पब्लिक ऑफिशियल्स, लोक अधिकारियों में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता। ऑप्शन डी आपका है ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपयुक्त सभी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 120 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट आर कंडक्टेड, मतलब भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्यवाही का संचालन होता है। तो ऑप्शन है इन इंग्लिश ओनली, मतलब केवल अंग्रेजी में, ओनली इन हिंदी, मतलब केवल हिंदी में, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, या इन ऑल द लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 8th अपेंडिक्स, मतलब 8th अपेंडिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के 8th परिशिष्टित में सम्मिलित सभी भाषाओं, मतलब आप क्या समझ ले, हमारा जो 8th शेड्यूल होता है ना, उसमें जितनी लैंग्वेज है उन सभी लैंग्वेजेस में। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब हिंदी और अंग्रेजी में। हमारे जो 120 आर्टिकल 120 के अनुसार जो इंडिया की जो पार्लियामेंट के जो प्रोसेस होगा, उसका सेशन चलेगा, जो कार्रवाई होगी उसके अंदर, वो हिंदी और इंग्लिश में होती है, ना कि बाकी सभी लैंग्वेज में। हमारी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे संविधान में, शेड्यूल 8 में, मतलब 8th शेड्यूल में हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करी है, तो उसके अंदर कितनी लैंग्वेज है टोटल, उसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। तो हम 22 लैंग्वेजेस में तो अपनी संविधान क्या नाम है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग कर नहीं सकते, कार्रवाई कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, तो हमने खाली हिंदी और इंग्लिश चूज करी, जिसके तहत हम सारी कार्रवाई जो है वो हिंदी और इंग्लिश में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब भारत के संविधान के किस भाग को प्रशासकों की आचरण संहिता माना जाता है। तो आपके ऑप्शन है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी पार्ट 4। जी हाँ, जो हमारा संविधान है उसका जो पार्ट 4 है उसी को कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब प्रशासकों की आचरण संहिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एंड फाइनल सुपरविजन ऑफ इलेक्शंस टू रूरल एंड अर्बन इंस्टीट्यूशंस, मतलब ग्रामीण और नगरीय संस्थाओं के चुनावों का आयोजन और अंतिम पर्यवेक्षण करता है। तो आपका ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट। तो आपका ऑप्शन डी आपका है दी रिटर्निंग ऑफिसर कंसर्न, मतलब संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी स्टेट इलेक्शन कमीशन। आपको बता दें हमारे जो रूरल और अर्बन इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराए जाते हैं, मतलब ग्रामीण और नगरीय संस्थाओं के जो चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू दी इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स आर सेटल्ड बाय, मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन बी आपका है ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद की संयुक्त समिति द्वारा। ऑप्शन सी आपका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। ऑप्शन डी आपका है सेंट्रल इलेक्शन ट्रिब्यूनल, मतलब केंद्रीय चुनाव अधिकरण द्वारा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के उच्च न्यायालय द्वारा जो भी डिस्प्यूट या विवाद होंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के ऊपर, वो हमारा उच्चतम न्यायालय देखेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट देखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कोर्ट द इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी अंडर आर्टिकल नंबर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इस उदाहरण के अनुसार संविधान के अनुच्छेद संख्या डैश के अंतर्गत
निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकार है? तो आपके ऑप्शन हैं 324, 356, 246 या 161। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए 324। जी हाँ, आर्टिकल 324 के तहत हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस अंडर आर्टिकल, मतलब अनुच्छेद डैश के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन है 125, 352, 226 या 324। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी 324। जी हाँ, आर्टिकल 324 के तहत हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, उसको हटाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन मीन्स, मतलब चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का अर्थ है ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, मतलब संवैधानिक दर्जा देना। होल्ड लेजिस्लेटिव पावर, मतलब विधायी शक्ति धारण करना। ऑप्शन सी आपका है होल्डिंग जुडिशियल पावर्स, मतलब न्यायिक शक्ति धारण करना। ऑप्शन डी आपका है होल्डिंग पॉलिटिकल पावर्स, मतलब राजनीतिक शक्तियां धारण करना। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, मतलब संवैधानिक दर्जा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 5 अगस्त 1947 टू 26 जनवरी 1950? 5 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो आपके ऑप्शन है ब्रिटिश कॉलोनी, मतलब ब्रिटिश उपनिवेश, ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट, मतलब ब्रिटिश संरक्षण प्रदेश, या ऑप्शन सी आपका है ब्रिटिश कन्फेडरेशन, मतलब ब्रिटिश परिसंघ। ऑप्शन डी आपका है डोमिनियन ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, मतलब ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट, मतलब ब्रिटिश संरक्षण प्रदेश थे हम 5 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच में। ठीक है, आपको पता ही है 26 जनवरी 1950 को ही हमने अपना संविधान लागू किया था अपने देश में। ठीक है, तो इससे पहले मतलब हमने 5 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई थी उसके दौर। ठीक है, पर हम मनाते कब हैं? हम मनाते हैं 15 अगस्त को, पर हमें आज़ादी कब मिल गई थी? 5 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई थी। और उससे लेकर और 19 जब तक हमने अपना संविधान अपने देश में लागू करा, तब तक के बीच में हम क्या थे, हमारा स्टेटस क्या था? तो हमारा स्टेटस यही था, ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट थे हम उतने बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में देयर इज बोथ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, मतलब वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार के कार्यपालिका हैं। ऑप्शन बी आपका है सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। ऑप्शन डी आपका है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब द्विसदनीय विधायिका है। ऑप्शन डी आपका है देयर इज अ सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी देयर इज अ सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड भारत यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो आपका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी 2 बार। जी हाँ, हमारे जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल में हमने 2 बार भारत शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, प्रीएम्बल को हम हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट, मतलब संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही है। आपका ऑप्शन है इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, मतलब यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन बी आपका है
इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द रिसेंट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय के अनुसार यह संविधान का भाग नहीं है। ऑप्शन सी आपका है इट हैज बीन अमेंडेड ट्वाइस, मतलब इसमें 2 बार संशोधन किया गया है। ऑप्शन डी आपका है ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट, मतलब उपयुक्त सभी सही हैं। तो आपको बताइए कि संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा सही है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, मतलब यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल आर इंस्पायर्ड बाय, मतलब प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श प्रेरित हैं। आपके ऑप्शन है रशियन रेवोल्यूशन, मतलब रूसी क्रांति से, आयरिश रेवोल्यूशन, मतलब आयरिश क्रांति से, फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब फ्रांसीसी क्रांति से, या यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अमेरिकी संविधान से। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो हमारा लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी जो है मेंशन जो हमने किया है प्रेम्बल में, वो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन हुज रिकमेंडेशन बंगाल वॉज partitioned in 1905 and then annulled in 1911, मतलब तो 1905 में किसकी अनुशंसा पर बंगाल का विभाजन किया गया, तदुपरांत 1911 में इसे रद्द कर दिया गया। तो आपका ऑप्शन है साइमन कमीशन, मतलब साइमन कमीशन द्वारा, वुडनेल कमीशन, मतलब वुडनेल आयोग द्वारा, हर्बर्ट रिजले कमीशन, मतलब हर्बर्ट रिजले आयोग द्वारा, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जॉइंट कमेटी, मतलब भारतीय संवैधानिक सुधार संयुक्त समिति द्वारा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जॉइंट कमेटी, मतलब भारतीय संवैधानिक सुधार संयुक्त समिति द्वारा हमने क्या नाम है बंगाल को पार्टीशन जो था उसे रद्द कर दिया उसका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स बिकॉज, मतलब भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि आपके ऑप्शन है इंडियन यूनियन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी ट्रीटी, मतलब भारतीय संघ किसी संधि का परिणाम नहीं है। ऑप्शन बी आपका है इट्स यूनिट्स डू नॉट हैव द राइट टू सक्सीड फ्रॉम द यूनियन, मतलब इनकी इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन सी आपका है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, मतलब ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। मतलब हमारा जो यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब जो है ना राज्यों का संघ, इसका मतलब होता है कि हमारे अंदर हमारे देश के जितने भी राज्य हैं उनके बीच में कोई भी ट्रीटी नहीं है, मतलब संधि नहीं है, और साथ ही हमारे किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो भारत से अलग हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्लूडेड इन द यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब भारत संघ में शामिल है स्टेट, यूनियन टेरिटरी, ऑक्युपाइड एरिया, मतलब अधिकृत क्षेत्र। तो आपका ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी आपका है ओनली 2, ऑप्शन सी आपका है 1 and 2, ऑप्शन डी आपका है ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आपको बता दें ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन ना यूपी पैट में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाले हैं इसके अंदर, और ये इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि इसमें कई सारे स्टेटमेंट्स होते हैं और उसमें से आपको चूज करना होता है कि कौन से इसमें स्टेटमेंट सही हैं, कौन से गलत हैं। इसीलिए आपके मैंने क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन भी डाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट्स द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड गिव्स डिटेल ऑफ देयर टेरिटरीज, मतलब भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो आपका ऑप्शन है शेड्यूल 1 मतलब प्रथम अनुसूची, शेड्यूल 2 दूसरी अनुसूची, शेड्यूल 3 तीसरी अनुसूची, शेड्यूल 4 चौथी अनुसूची। तो सही आंसर आपका है
ऑप्शन ए शेड्यूल 1 मतलब प्रथम अनुसूची में आपके सभी यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स की जानकारी दी होती है, इसमें लिस्ट होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु सेड ए सिटीजन इज वन हु हैज सम शेयर इन द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट एंड हु enjoys द रिस्पेक्ट conferred by the state। मतलब किसने कहा है एक नागरिक वह है जिसे राज्य के शासन में कुछ भाग प्राप्त हो और जो राज्य द्वारा प्रदान किए गए सम्मान का उपभोग करता हो। तो आपका ऑप्शन है एरिस्टोटल मतलब अरस्तु। ऑप्शन बी आपका है मैकियावेली। ऑप्शन सी आपका है श्रीनिवास। ऑप्शन डी आपका है जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए एरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तु जिसे हम कहते हैं अरस्तु, उसमें उसने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिक्वायर्ड टू बिकम अ सिटीजन मतलब नागरिक बनने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन से आपके हैं, इन तीनों में से बताना है। पहला आपका इसमें दिया हुआ है कि बिकम अ मेंबर ऑफ द स्टेट मतलब व्यक्ति राज्य का सदस्य बने। दूसरा आपका है सिटीजन्स फॉलो द लॉ ऑफ द स्टेट वॉलंटरी मतलब नागरिक राज्य के कानूनों का पालन स्वेच्छा से करें। और तीसरा आपका है सिटीजन शुड ऑलवेज बी रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री अलॉन्ग विथ हैविंग सिंसियर डिवोशन टू द कंट्री मतलब नागरिक देश के प्रति निष्ठापूर्वक भक्ति रखने के साथ साथ देश के लिए सदैव त्याग करने को तैयार रहें। तो अब आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा सही है। तो आपके ऑप्शन हैं ओनली वन मतलब एक। ऑप्शन बी आपका है दूसरा। ऑप्शन सी आपका है पहला और दूसरा। ऑप्शन डी आपका है पहला, दूसरा और तीसरा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। मतलब एक नागरिक बनने के लिए आपको तीनों फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द राइट टू इक्वलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय 5 आर्टिकल्स। दीस आर मतलब भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है, तो आपके ऑप्शन है आर्टिकल 16 टू आर्टिकल 20 मतलब अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20। आर्टिकल ऑप्शन बी आपका है आर्टिकल 15 टू आर्टिकल 19 मतलब अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19। आर्टिकल सी आपका है ऑप्शन सी आपका है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 मतलब अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। ऑप्शन डी आपका है आर्टिकल 13 टू आर्टिकल 70 मतलब अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17 सॉरी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 मतलब हमारे संविधान में समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज गिवन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉल्ड द सोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो आपका ऑप्शन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार। ऑप्शन डी आपका है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है कि यह भारतीय संविधान का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसकी आत्मा है, सोल है। तो आपको बता दें इसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के जो आर्टिकल 32 है उस आर्टिकल 32 को कहा जाता है कि यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भारतीय संविधान की आत्मा और दिल है। ठीक है, और आपको बता दें ऑप्शन बी जैसा आपको देखा राइट टू प्रॉपर्टी अभी खत्म कर दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी क्या कर दिया गया है लीगल राइट। ठीक है, अब तो ये राइट टू प्रॉपर्टी खत्म कर गया, ये बस खाली एक लीगल राइट रह गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज मतलब भारतीय संविधान मान्यता देता है। आपके ऑप्शन है रिलीजियस माइनॉरिटीज ओनली मतलब केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन बी आपका है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ओनली मतलब केवल भाषी अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन सी आपका है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज मतलब धार्मिक और भाषीय अल्पसंख्यकों को।
ऑप्शन डी आपका है रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज, मतलब धार्मिक, भाषीय और जनजातीय अल्पसंख्यकों को। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, मतलब धार्मिक और भाषीय अल्पसंख्यकों को रिकॉग्नाइज करती है भारतीय संविधान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कम विद इन दी राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता के अंदर, अधिकार के अंदर आते हैं। आपके ऑप्शन है, जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें बताना है कौन कौन से। पहला आपका है गवर्नमेंट नॉट टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट, मतलब शासन द्वारा धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव ना करना। दूसरा आपका है इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, मतलब कानून के द्वारा समान रक्षा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विद इन दी गवर्नमेंट, मतलब समान शासन के अंदर रोजगार के अवसरों के संबंध में समान अवसर। तो आपके से ऑप्शन चल रहे हैं। ऑप्शन ए है ऑल, मतलब चारों सही हैं। ऑप्शन बी आपका है 1, 2, 3, मतलब पहला, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन सी आपका पहला और चौथा, मतलब पहला और चौथा सही है। ऑप्शन डी आपका है 1, 2, 4, मतलब पहला, दूसरा और चौथा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, चौथा, मतलब पहला, दूसरा, मतलब गवर्नमेंट डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कार्ड, मतलब सरकार द्वारा धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। और साथ ही दूसरा मतलब इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, मतलब कानून के द्वारा समान रक्षा। और चौथा इक्वल अपॉर्चुनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विद इन दी गवर्नमेंट, शासन के अंदर रोजगार के अवसरों के संबंध में समान अवसर। ये 3 ही राइट टू इक्वलिटी के अंदर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली रिस्ट्रिक्ट हुज पावर, मतलब मौलिक अधिकार मूल रूप से किनकी शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं। तो आपका ऑप्शन जी 4 हैं, 3 ऑप्शन हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति विशेष। तो आपको बताना है, जैसे ऑप्शन ए आपका है ओनली 1, ऑप्शन बी आपका है ओनली 2, ऑप्शन सी आपका है 1 and 2, ऑप्शन डी आपका है ऑल, मतलब तीनों। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, मतलब ओनली 1, मतलब एग्जीक्यूटिव में कार्यपालिका पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटीजन्स कैन प्रोटेक्ट देयर बेसिक राइट्स, मतलब नागरिकों द्वारा अपने मूल्य अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। आपके ऑप्शन हैं गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट विच इशूज एप्रोप्रिएट रिट्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो उपयुक्त रिट जारी करती है। ऑप्शन बी आपका है सुप्रीम कोर्ट गिव डायरेक्शन टू द पार्लियामेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट संसद को निर्देश देती है। ऑप्शन सी आपका है द एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्म्स द कोर्ट, मतलब कार्यपालिका न्यायालय को सूचना देती है। ऑप्शन डी आपका है इट इज ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टिव, मतलब इसकी रक्षा स्वतः ही हो जाती है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट विच इशूज एप्रोप्रिएट रिट्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो उपयुक्त रिट जारी करती है। मतलब रिट क्या होता है? ऑर्डर। रिट को आप समझ लीजिए, रिट का मतलब ऑर्डर। आपको पता है हमारे पास हमारे जो संविधान में 5 रिट दी गई हैं, ठीक है। उन 5 रिटों में से सुप्रीम कोर्ट कोई भी रिट जारी कर सकती है। आपके जो राइट्स होते हैं ना, सिटीजन्स के राइट जो होते हैं, आपके अधिकार, मूल अधिकार जो होते हैं, उनकी रक्षा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटीजन्स गेट द राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन अटेंडिंग हायर पोजीशंस, मतलब भारत में उस सरकार में भागीदारी का अधिकार तथा उच्च पदों को प्राप्त करने में समान अवसर की अर्हता नागरिकों को प्राप्त होती है। आपके ऑप्शन है नेशनल फ्रीडम, मतलब राष्ट्रीय स्वतंत्रता से, पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता से। ऑप्शन सी आपका है नेचुरल फ्रीडम, मतलब प्राकृतिक स्वतंत्रता से। ऑप्शन डी आपका है सिविल लिबर्टी, मतलब नागरिक स्वतंत्रता से। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, पॉलिटिकल फ्रीडम से, मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल मेंशन्ड इन क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनफेजेस इट्स सेकुलर कैरेक्टर, मतलब संविधान के खंड 3 में वर्णित कौन सा अनुच्छेद इनके धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर बल देता है।
तो आपके ऑप्शन है आर्टिकल 8 to 11 मतलब अनुच्छेद 8 से 11, आर्टिकल 25 to 28 मतलब अनुच्छेद 25 से 28, आर्टिकल 45 टू आर्टिकल 48A मतलब अनुच्छेद 45 से 48A तक। और ऑप्शन डी आपका है आर्टिकल 14 to 19 मतलब अनुच्छेद 14 से 19। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी आर्टिकल 25 to 28 मतलब अनुच्छेद 25 से 28 जो है आपके खंड 3 में आते हैं, क्लॉज 3 में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फर्स्ट गिव वुमेन द राइट टू वोट मतलब निम्न देशों में से किसने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया? आपका ऑप्शन है न्यूजीलैंड, आइसलैंड, इंडिया, यूएसए। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। जी हाँ, सबसे पहले जो वुमेन्स को वोट देने का अधिकार सबसे पहले न्यूजीलैंड ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है टू स्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, टू स्टेब्लिश सोशल डेमोक्रेसी मतलब सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, टू स्टेब्लिश गांधीयन डेमोक्रेसी मतलब गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन डी आपका है टू स्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी टू स्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है 51, 48A, 43A या 41। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए 51। जी हाँ, आर्टिकल 51 हमारा इंटरनेशनल प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी मतलब कौन से सिद्धांत समाजवादी नीति निर्देशक सिद्धांत कहलाते हैं? तो आपके ऑप्शन ये 4 ऑप्शन हैं, जैसे प्रोविजन ऑन कलेक्शन ऑफ मनी मतलब धन की एकत्रा पर रोक। ऑप्शन दूसरा आपका है राइट टू वर्क मतलब काम का अधिकार। तीसरा आपका है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द लेजिस्लेशन मतलब न्यायपालिका का विधायिका से पृथक्करण। ऑप्शन डी आपका है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू साइंटिफिक मेथड मतलब वैज्ञानिक विधि से कृषि का विकास। तो आपके इस ऑप्शन चारों में बताना कौन कौन से सही हैं। तो आपके ऑप्शन ए है आपका पहला और दूसरा, ऑप्शन बी आपका है पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी आपका है दूसरा चौथा, ऑप्शन डी आपका है ऑल मतलब सारे। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन 1 ए मतलब 1 and 2 पहला और दूसरा आपका सही है। जैसे प्रोविजन ऑफ कलेक्शन ऑफ मनी मतलब धन की एकता पर रोक करता है। ठीक है, और साथ ही राइट टू वर्क मतलब काम का अधिकार देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु सेड इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली दैट the aim of the directive principal state policy is to establish an economic democracy मतलब किसने संविधान सभा में कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है? तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डॉक्टर के एम अकाउंटेंट मतलब के एम मुंशी अकाउंट गलत हो गया, मुंशी यहाँ का लिए ठीक है, यहाँ मुंशी है। ठीक है, मुंशी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट हैज एडेड मतलब पर्यावरण की रक्षा को संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो आपका ऑप्शन है 40th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 43rd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट।
तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट हैव, मतलब मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है। आपका ऑप्शन है सोशल एक्सेप्टेंस, मतलब सामाजिक स्वीकृति, इथिकल अप्रूवल, मतलब नैतिक स्वीकृति, पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस, मतलब राजनीतिक स्वीकृति, लीगल सैंक्शन, मतलब कानूनी स्वीकृति। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी लीगल सैंक्शन, मतलब कानूनी स्वीकृति आपको नहीं मिलती है, प्राप्त नहीं होती है फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक है, चलिए आज के लिए देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।